Assalamualaikum everyone. Good afternoon, and I welcome you all in our sixth session of Pakistan Social Sciences Forum. पहले तो I request you all, other than Dr. Ikramul Haq, please अपनी अगर ऑडियो एंड वीडियो ऑफ कर दीजिए तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी प्रोसीड करने में. We all know a little introduction of our forum, but for the sake of those members who just joined us, it's an interactive session where we are discussing and deliberating over different researches produced by Pakistanis. हमारे प्रोफेसर यंग स्कॉलर्स जो हैं उनकी जो रिसर्च आती है वो हम पहले उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करके रिव्यूज करके फिर हम कोशिश करते हैं कि अपनी ऑडियंस के साथ ब्रॉडर ऑडियंस के साथ शेयर करें जिसमें एकेडमिक नॉन एकेडमिक बैकग्राउंड के लोग होते हैं. सो ये आज हमारा 6th सेशन है and we are highly delighted and honored that Dr. Ikramul Haq has joined us today. और आज वो अपनी जो नई किताब उनकी आई है टैक्स के मुतबादिल निज़ाम के बारे में उस पर बहस करेंगे. And before inviting Dr. Ikramul Haq Saab and requesting him to share his research with us, I just want to clear कि हमारा सेशन 3 उसमें होगा छोटे-छोटे 10-15 मिनट्स के हाफ्स में होगा. पहले हाफ में डेफिनेटली डॉक्टर साहब अपनी रिसर्च हमारे साथ शेयर करेंगे 20-25 मिनट्स. सेकेंड हाफ में नदीम सरवर साहब हमारे साथ बुक रिव्यू शेयर करेंगे जो उन्होंने बहुत मेहनत से तैयार किया है. और थर्ड सेशन में वी विल ओपन आवर डिजिटल वर्चुअल फ्लोर टू आवर ऑडियंसेस फॉर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. तो डॉक्टर इकरामुल हक के बारे में वैसे तो किसी तारुफ के मुहताज नहीं है, वेल नोन रिनाउंड हमारे एकेडमिशियन हैं, लेकिन फिर भी मैं एक फॉर्मल सा इंट्रोडक्शन करा देती हूँ. He is an international tax lawyer, a writer, researcher, and a teacher, and one of the Pakistan's leading experts and prolific writer on the subject of tax. So I now welcome and I request Dr. Ikramul Haq to share his research with us through this platform. जी डॉक्टर साहब. अस्सलाम वालेकुम सबको गुड आफ्टरनून. और जहाँ कुछ टाइमिंग के फ़र्क हों उसके लिहाज से वो अपने अपने उसको एडजस्ट कर सकते हैं. मेरी तरफ से आप सबको बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. सबसे पहले सोशल साइंस रिसर्च वालों का ग्रुप का और इसके साथ प्राइम का कि आज मौका मिला कि हम अपने नए जो हमारी रिसर्च है जिसको हम शिफ्टिंग द पैराडाइम ऑफ टैक्स पॉलिसी का नाम दिया है. अगरचे बुक के अंदर इसका टाइटल मुख्तलिफ है मगर बुनियादी तौर पर ये एक ऐसा हमने इसको कम्प्रीहेंसिव बनाने की कोशिश की है कि जिसमें हम टैक्स इस सिस्टम के सारे हिस्सों को कवर कर पाएँ. तो मैं जल्दी से इसका तारुफ यूँ पेश कर सकता हूँ कि 2016 में तो ये किताब थी जो बुनियादी तौर पर 2016 में छपी और उसके बाद हमने इसको 2020 में हमने इसको दोबारा से देखा और इसके अंदर जो चीज़ें शामिल करना चाहते थे ज़ाहिर है 4 साल के अंदर काफ़ी तब्दीलियाँ आई थी और उनका अहाता किया और उसके बारे में फिर हमने अपना बुनियादी अगरचे नुक्ता जो नज़र था हमारा चीज़ों के बारे में वो तो वही रखा मगर जो बहुत सा नए अदाद शुमार आए हुकूमत के उसके सामने हमने देखा कि पिछले 2 साल में ना सिर्फ फिस्कल डेफिसिट 9% से ऊपर गया. एक कोविड से पहले की भी यही सूरत हाल थी बल्कि ये कि रियासत के पास सूबों को देने के बाद और अपने रेवेन्यू के जो उनके टैक्स और नॉन टैक्स हैं वो दोनों भी इकट्ठे कर लें तो सिर्फ वो डेट सर्विसिंग और अब तो डिफेंस का भी एक बड़ा हिस्सा जो है वो बोरोड फंड्स पे जा रहा है. ये तो इसका सिर्फ एक मैं अजमाली जायज़ा पेश कर रहा था पिछले 3 साल के जो हमारे फिगर्स हैं. तो हम सब जो हैं वो ये स्लाइड शेयर करने का मकसद तो महज यही है कि जहाँ भी कर रहा हूँ तो स्पीकर पे और आ रहे हैं तो ये एक बहुत ही बुनियादी चीज़ है कि वो किस तरह के सॉल्यूशंस होने चाहिए जो हमें एक ना सिर्फ ये कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस रिफॉर्म्स की तरफ लेके जाएं बल्कि वो बुनियादी तौर पर तरक्की की तरफ भी गामज़न रहे और वो एक पायदार और बहुत हमारे अपने माहौल के मुताबिक
जैसा पाइट ने भी अपनी स्टडी में और प्राइम ने भी कहा कि हम लंबे अरसे के लिए हमें एक हाई ग्रोथ रेट चाहिए जो सस्टेनेबल भी हो। तो ये तो इसको OECD से लेने का मकसद ये था कि ये सारी दुनिया में एक कंसेंसस समझा जाता है कि ये ऐसे जो भी इस्लाहात की जाएं उससे हम इकोनॉमिक के जो डिस्टॉर्शंस हैं उनको कम करें और सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, कंजप्शन जो है और इंक्रीज़ करें, आउटपुट और इम्प्रूव करें अपने सोशल वेलफेयर सिस्टम्स को। अब हमें आगे चलते हुए, क्योंकि टाइम महदूद है, आप लोगों ने किताब के कुछ हिस्से देख भी लिए होंगे। पाकिस्तान में बावजूद इसके कि आइन बार बार मना करता है डॉक्टर कि साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन आपकी स्लाइड्स नजर नहीं आ रही हैं। आज ही मैं शेयर करता हूँ दोबारा। अब नज़र आ रही हैं जब आप? जी बिल्कुल अब नजर आ रही हैं, थैंक यू। ठीक है जी, मैं पहली बार स्लाइड पे वापस चला जाता हूँ। शायद मैंने उस पर बात तो कर ली थी कि ये एक पैराडाइम शिफ्ट है टैक्स पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन में, और इसके लिए जो मैंने कहा था वो तो आप स्लाइड पर उसको आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो खुशहाली की बात की थी, मैंने ग्रोथ की बात की थी, और मैंने इम्प्रूव सोशल वेलफेयर की बात की थी, और फिस्कल कंसोलिडेशन के ये सारी चीज़ें हमने OECD के टैक्स पॉलिसी नंबर है, ये उसको भी छपे हुए को 5-6 साल हो गए हैं, इसकी बात की थी। और अब हम यहाँ से शुरू करना चाह रहे थे कि आईने पाकिस्तान में तो कोई ऐसा जवाज़ नहीं है कि आप एग्जेक्टिव के ज़रिए लेजिस्लेशन करें, मगर हमारे यहाँ ज़्यादातर आप देखते होंगे कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो हमारे टैक्स के कवानीन हैं उसके अंदर शरह का रद्द-ओ-बदल किया जाता है, और उसके लिए उन्होंने मिनिस्टर इंचार्ज को इजाज़त दे रखी है, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट और कैबिनेट तक भी ये मामला नहीं जाता। इसकी बैकग्राउंड ये थी कि एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जब जहाँ जहाँ फेडरल गवर्नमेंट का वर्ड था, उन्होंने कहा कि पूरी कैबिनेट बैठेगी और उसके बाद फैसला होगा, तो उन्होंने बजाय उसको पॉजिटिव सेंस में लेने के उसको बाईपास करने के लिए सारी जगह अब ये डाल दिया है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम काबीना के पास भी जाएं, आप एग्जेक्टिव के तौर पर ही बैठकर मिनिस्टर इंचार्ज जो चाहें पार्लियामेंट के पास किए हुए कानून को बदल दें। तो ये पाकिस्तान का एक यूनिक फीचर है जिस पे हम समझते हैं कि SRO कल्चर ख़त्म होना चाहिए। अब जो डिस्टॉर्शंस हैं हमारे यहाँ विद होल्डिंग टैक्सेस अभी 5-6 ख़त्म करने के बावजूद भी 50 से ज़्यादा हैं, और जो बहुत ज़्यादा हमारा इन्हसार है वो है कि हम दरामदी सतह पर ही बहुत ज़्यादा टैक्स, यानी 50-55 से 60% तक, अगर आप कोई 100 रुपये की चीज़ मंगवाएं तो आपको वहाँ पे कॉस्ट जो 60% बढ़ जाती है। फिर जाहिर है कि वहाँ अंडर इन्वॉइसिंग होती है, मिस क्लासिफिकेशन होती है, मिस डिक्लेरेशन होते हैं, और उससे करप्शन का बहुत बड़ा बाज़ार गर्म होता है, और वो कभी आपकी सप्लाई चेन में आ भी नहीं पाते। तो इसमें हमारा ख्याल था कि ये जो इस स्टेज के ऊपर टैक्सेस लेने की बजाय आप टैरिफ्स को नीचे लाएं और बाकी टैक्सेस वहाँ इकट्ठा करें जब सेल एक्चुअल हो रही हो और जहाँ इनकम एक्चुअली कंप्यूट हो रही हो। अब इसको हम अनप्रोडक्टिव टैक्सेशन पाकिस्तान में इसलिए कह रहे हैं कि आपको वो तरक्की तो नहीं दे रही है, मगर हुकूमत को भी वो महसूलात नहीं दे रही है जिससे कि वो उसके ज़रिए आगे बढ़ सके, और उसका नतीजा ज़्यादा से ज़्यादा हमारा बैरूनी और अंदरूनी कर्ज़ों पे इन्हसार बढ़ता जाए। इसका मैंने डेटा यहाँ पे सिर्फ मेंशन कर दिया है, और वो किताब में आप लोग देख सकते हैं कि 1948 से लेके अब तक का सारा डेटा उसमें मौजूद है, और वहाँ से ये देखा जा सकता है। अब सॉल्यूशंस के तौर पर जो हमने चीज़ें पेश की हैं उसमें ये बहुत वाज़ेह है कि एक तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं, सारे टैक्स पेयर्स हैं, कलेक्टर्स हैं, उनको सबको एक पेज पे लाया जाता, मगर होता ये है कि कानून साजी भी सिर्फ क्लोज डोर्स के अंदर बैठकर ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। किसी दुनिया के मुल्क में ऐसा नहीं है कि जो टैक्स की कानून साजी हो या कोई भी कानून साजी हो उसको पेश किया जाता है पब्लिक में, फिर उसके ऊपर पब्लिक डिबेट होती है, फिर स्टैंडिंग कमेटीज़ के सामने हेयरिंग्स होती हैं, और यहाँ छुपाया जाता है एंड तक, और बिल जाकर जो फाइनेंस बिल पेश किया जाता है उसको भी खुफिया रखा जाता है, और फिर जब वो पेश हो जाता है तो उसके अंदर कई मनमानी की बात आखिर तक जो है वो उसमें तब्दीलियाँ की जाती हैं। उसका जिक्र बाद में जब इंटरेक्टिव हमारा सेशन होगा तो मैं उसमें कुछ मिसालें पेश करूँगा।
अब जो हमारा एजेंडा फॉर रिफॉर्म्स है वो बहुत सादा है कि आप सारे प्रिजम्पटिव टैक्स खत्म करें, क्योंकि हमने रियल इनकम की बजाय हमने कहा है कि जी आपकी जो ग्रॉस कॉन्ट्रैक्ट है वही आपकी इनकम है, जो आपकी ग्रॉस इंपोर्ट है वही इनकम है, जो आपका खर्चा है वही इनकम है। अब इस तरह का तो कोई दुनिया में निज़ाम आपको नहीं मिलेगा जहाँ प्रिजम्पटिव और मिनिमम दोनों इकट्ठे भी जा रहे हैं। और जो है हमने कहा है कि विद होल्डिंग टैक्सेस आप सैलरी पे लगाएं, पे एज यू अर्न वाला कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है। इंटरेस्ट पे लगा लें, डिविडेंड्स पे, क्योंकि ज़ाहिर पता नहीं होता शेयर होल्डर मुल्क में है, बाहर चला गया है, कहाँ पे उसकी प्लेस है। और चौथा, आप नॉन रेजिडेंट पर जो भी डबल टैक्सेशन ट्रीटीज़ हैं उसके मुताबिक आप टैक्सेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सारे जो हैं वो विद होल्डिंग टैक्सेस ख़त्म करने चाहिए, क्योंकि ये जो हैं एक इसके ज़रिए आप हैरान होंगे कि हमारी 95% जो है इस वक्त कलेक्शन, बल्कि कुछ इससे ज़्यादा ही वो विद होल्डिंग के ज़रिए आ रही है, और जिससे जो है वो ना तो ग्रोथ हो रही है और लोग भी ज़ाहिर है फिर विद होल्डिंग टैक्स को भी एक सिस्टम बना लेते हैं करप्शन का, क्योंकि वो आप और मैं तो अगर 17% या 16% टैक्स दे देंगे, वो जमा होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, इसके लिए कोई ऑटोमेशन नहीं है। मैं कहीं जाकर चेक नहीं कर सकता कि मेरा कितना टैक्स जो है वो विद होल्ड हुआ है और मुझे उसका क्रेडिट कब और कैसे मिलेगा। अब इसके लिए हमारा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर आपको जो 2-3 चीज़ें बुनियादी करने की ज़रूरत है उसकी तरफ मैं जी इशारा करना चाह रहा था कि हमें इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है वो इस तरफ चीज़ों को लेकर आएँ कि आखिर इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर आप फेयर और प्रेडिक्टेबल टैक्सेस चाहते हैं तो आपको सिर्फ इंडिविजुअल से 10% टैक्स लेना चाहिए, और एक अल्टरनेट बेस हम कुछ अरसे तक के लिए रख सकते हैं, क्योंकि इसमें कि कल्चरली भी और मजहबी तौर पर भी एक हवाला मौजूद है कि लोग नेट वेल्थ के ऊपर शायद अपना 2.5% उसमें अगर आप उसका ज़ाती घर वगैरह निकाल दें तो वो तैयार हो जाएँ। कंपनीज़ के लिए हमने 20% टैक्स की तजवीज़ की। पूरी दुनिया में आपने देखा होगा कि ये कम से कम थ्रेश होल्ड है, कई मुल्कों में तो 15% और 10% तक भी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेटाइजेशन हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और आप आगे बढ़ें। हुकूमत को उतना ही टैक्स लेना चाहिए जितने अखराजात हों उसके पूरे करने के लिए। उसके बाद जो अफेक्टिवली कैपिटल लोगों के पास रहना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिसाइकिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा री इन्वेस्ट करें, उससे जॉब्स क्रिएट होंगी, उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और पाकिस्तान आगे जाएगा। इस निज़ाम के तहत जो हाई रेट ऑफ टैक्सेस हैं उसमें तो ऐसा होना नामुमकिन है, चाहे वज़ीर ख़ज़ाना मोहतरम कहते रहें कि हम आप ग्रोथ चाहते हैं, मगर इसमें ग्रोथ तो नहीं होगी, क्योंकि आपने तो गरीब आदमी के 5 मिनट से ज़्यादा बात करने के ऊपर भी 75 पैसे का टैक्स जो है वो टेलीकॉम पे लगा दिया है, जिसमें हम इंशाअल्लाह ताला बाद में बात करेंगे। और हम चाहते हैं कि कस्टम ड्यूटी भी आपकी सिंगल रेट हो, सारी दुनिया में ये 5-1% के करीब है। हाँ, जहाँ एंटी डंपिंग की ज़रूरत है या आपको रेगुलेटरी ड्यूटी की ज़रूरत है, लोकल इंडस्ट्री वही उसी क्वालिटी की चीज़ बना रही है जिस क्वालिटी के बाहर से आ रही है, तो कुछ प्रोटेक्शंस हो सकती हैं, मगर मजमूई तौर पर ये बात गलत है कि हमने इतनी अपनी कस्टम ड्यूटी, फिर उसके ऊपर एडिशनल कस्टम ड्यूटी, फिर रेगुलेटरी ड्यूटी और इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आयद कर रखी हैं। रिटर्न्स हमारा ख्याल है कि पाकिस्तान में सब लोगों से लेनी चाहिए, चाहे वो बिलो टैक्सेबल हो। इससे हमें एक नेशनल टैक्स रजिस्ट्री बनाने का मौका मिल जाएगा, और रिटर्न को उर्दू और सारी रीजनल लैंग्वेजेस में भी होना चाहिए। अभी बहुत पेचीदा रिटर्न है और सिर्फ इंग्लिश ज़ुबान में है, जबकि मुल्क में ज़्यादातर लोग तो अंग्रेज़ी ज़ुबान को समझ भी नहीं पाते हैं। जो हमारे अगर 30-40 मिलियन घरानों के बारे का सेंसस हमें यहाँ से मिल जाए तो फिर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनमें से टैक्स देने की सलाहियत वाले कौन से लोग हैं और कौन से लोग हैं जिनको, अगरचे हम एहसास वगैरह के प्रोग्राम के बारे में यहाँ बात नहीं कर रहे, मगर उनकी एम्पावरमेंट का फिर प्रोग्राम कैसे होगा, वो इन्वेस्टमेंट से होगा, उनकी ट्रेनिंग से होगा, उनको आगे लेके जाएंगे, क्या हम चैरिटी बेस पर रहेंगे या हमें आगे बढ़ना होगा। मगर ये हमारे पास तो बुनियादी तौर पर सेंसस ही नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम ये फ़ैसला कर सकें कि किससे टैक्स लेना है, कितना लेना है। और हमारा जो मॉडल है वो ये कहता है कि जब तक आप डेटा कलेक्शन नहीं करेंगे, जब तक डेटा आपके पास डेटा बैंक नहीं होगा, जब तक आप उसको सही तरीके से उसकी माइनिंग नहीं कर सकेंगे, डेटा साइंटिस्ट आपके पास नहीं होंगे, आपके पास डेटा भी जंग की तरह पड़ा रहेगा, जैसा कि अभी FBI और जो हमारी सूबाई एजेंसियाँ हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस और लेवीज़ इकट्ठी करती हैं, उनका हाल है। जी, फिर नेशनल टैक्स एजेंसी का आइडिया हमने इसलिए दिया कि
अब पाकिस्तान के अंदर जो है 18th अमेंडमेंट के बाद जो हमारा स्ट्रक्चर है वो फेडरलाइज्ड है, ना ही तो सेंट्रलाइज्ड है, ना प्रोविंशलाइज्ड है। और आर्टिकल 156 का जो क्लॉज 2 है वो बिल्कुल क्लियरली कहता है कि पाकिस्तान की नेशनल इकनॉमिक काउंसिल जो है वो बैठकर फैसला करेगी कि सूबों और सेंटर ने मिलकर क्या प्लानिंग करनी है और किस तरह से उन्होंने चीज़ों को लेकर आगे जाना है। मगर अफसोस से 11 साल गुजरने के बाद भी इसके ऊपर किसी किस्म की कोई ना डेलिब्रेशन हुई है, ना कोई पब्लिक का इसके ऊपर डिबेट होती है। 18th अमेंडमेंट की क्रिटिसिज्म होता है, मगर ये नहीं देखा जाता कि अगर ये हम हार्मोनाइज करें चीज़ों को और अपनी एक नेशनल टैक्स एजेंसी बनाएं तो उससे केक का साइज़ भी बड़ा होगा और जिनका 58.5 शेयर है, ना उनका टैक्स पॉलिसी से कुछ लेना देना है, ना ही उनका टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में कोई अमल दखल है। जो वफाक इकट्ठा करता है वो उसका 58.5% अक्सर जो होता है, आपने देखा होगा कि बजट में वो टैक्स की कलेक्शन की फ़िगर बहुत हाई रखते हैं और उसके बाद जब कलेक्शन कम होती है और सूबे उसके मुताबिक अपने बजट बना चुके होते हैं तो उससे एक बहुत बड़ी डिस्टॉर्शन क्रिएट हो रही है, जिसको ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। फंडामेंटल्स में हम चाहते हैं कि ये कॉम्पिटेंट जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का खाका है वो आप हमसे बेहतर जानते हैं, जिन मुल्कों में डिजिटाइजेशन है, जहाँ प्रोफेशनलिज्म है, ह्यूमन स्किल्स के बगैर तो शायद किसी किस्म का प्रोग्राम भी कामयाब ना हो टैक्स रिफॉर्म्स का, और इसकी तरफ ही सबसे कम तवज्जो है लोगों की। हमारे जो भी उस पर लैंडर हों, डोनर्स हों, या हमारे अपने लोग जो खुद इस पे रिफॉर्म्स कर रहे हैं, उन्हें के पास कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस सिस्टम का पूरा नहीं है, उसके स्ट्रक्चर का, उसके एडमिनिस्ट्रेशन का, और वो फिर डिफरेंट साइलोज में काम करते रहते हैं और उससे जो है हम वफाक की सतह के ऊपर वो नताइज हासिल नहीं कर पाते जो हमें करने चाहिए और जिसकी हमें ज़रूरत है। और आखिरी हिस्से में हमने बहुत हमारा फ्रेगमेंटेड टैक्स सिस्टम है, तो आपने देखा होगा यहाँ 44 किस्म के टैक्सेस हैं और 66 7 एजेंसी और इस तरह इसको उन्होंने फ्रेगमेंट कर दिया है कि उसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो हासिल होती है। मगर कहा यह जाता है कि ये मुमकिन नहीं है, हालांकि आर्टिकल 144 पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का ख़ुद ये कहता है कि अगर आप सिर्फ सूबे एक रेजोल्यूशन पास कर दें तो हमें नेशनल टैक्स एजेंसी बनाने में और एक नेशनल फिर ऑल पाकिस्तान यूनिफाइड टैक्स सर्विस बनाने में कोई मुश्किल का सामना नहीं है। मेरा ख्याल में IRS सारे अमेरिका में टैक्स इकट्ठा करता है। अगर और भी हमें फेडरेशन की एग्जांपल चाहिए हो तो कनाडा एक अच्छी एग्जांपल है, वहाँ पे भी कैनेडियन रेवेन्यू अथॉरिटी ही सारे टैक्सेस इकट्ठी करती है, हालांकि वहाँ भी हमारी ही तरह के सूबे भी हैं और उसके नीचे जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स का निज़ाम भी है। फिर जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि अब क्या वाकई हम इसको एक नया कॉन्ट्रैक्ट जो है जिसके तहत एक्सक्लूसिवली अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने का अख्तियार जो है वो सूबों के पास चला जाए ताकि वहाँ पे ही गुड्स एंड सर्विसेज का एक यूनिफाइड टैक्स मॉडल बने और वफाक के पास हर तरह की इनकम को टैक्स करने का अख्तियार हो, जबकि अभी सिर्फ उनको नॉन एग्रीकल्चरल, अब क्या एग्रीकल्चर इनकम है और क्या नहीं है, ये जब आप सवालात पूछेंगे तो आप देखेंगे कि ये इस रियासत के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है कि टैक्सेस की आइनी तौर पर भी फ्रेगमेंटेशन है कि टैक्सेस ऑन सर्विसेज सूबे इकट्ठा करेंगे और टैक्सेस ऑन गुड्स जो है वो वफाक इकट्ठा करेगी, और इसी तरह एग्रीकल्चर इनकम टैक्स सूबे इकट्ठे करेंगे और जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे है वो वफाक, और दोनों का GDP में ये हाल है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स चारों सूबों ने मिलकर 0.06% सिर्फ GDP का हासिल किया है, और वफाकी हुकूमत ने हर तरह के जो हैं वो नामनासिब टैक्सेस, विद होल्डिंग टैक्सेस, मिनिमम टैक्सेस और जितने किस्म के वो टैक्सेस एक इनकम टैक्स में डाल सकते थे, वो कंजम्पशन बेस्ड हों, वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड हों, उसको तो इनकम टैक्स शायद कहना भी बहुत मुश्किल हो, उसके बावजूद वो भी 2% ऑफ GDP से नहीं आगे बढ़ सका। और इसके बाद जो हमारा एक है वो सिर्फ आखिरी स्लाइड में शायद यहाँ पीछे कहीं रह गया हो, वो है कि हम एक नेशनल टैक्स कोड बनाएं, क्योंकि अभी हमें ये प्रॉब्लम है कि हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें हमारी जो नेशनल टैक्स एजेंसी की तरह नेशनल टैक्स कोड नहीं है, तो वो बहुत से जो केसेस होते हैं वो 4 टीयर्स में फंसे रहते हैं। पहले उसको जो है वो ज़ाहिर है कि हमारा पहले सारे ऑफिसर तो ख़ुद FBR के नीचे काम करते हैं, वो एडजुडिकेटर भी हैं, बड़ी हैरानगी की बात है, और ख़ुद ही वो जो हैं वो जज भी हैं,
उसके बाद फिर ट्रिब्यूनल में चले जाते हैं। कस्टम का ट्रिब्यूनल अलहदा है और इनलैंड रेवेन्यू का अलहदा है। फिर कई साल से जो हैं वो मकामी जो वफाकी सतह पर नहीं बल्कि प्रोविंशियल सतह पर हाई कोर्ट्स हैं हमारे, वहाँ रहते हैं और वो एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी फैसले भी आते हैं। और 30 साल के बाद तो केस जो है हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहाँ 20 साल लगे रहते हैं। तो अगर हम पहली अपील ही नेशनल टेक्स्ट कोर्ट के पास लेकर आएँ और वहाँ से फिर जो है हम उसको लेकर जाएं, अगर उसमें कोई लॉ पॉइंट रह गया है या उसमें कोई गलती है तो आप एक इंट्रा कोर्ट अपील कर लें, और अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो फिर आप उसको बराह रास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट से राय भी ले सकते हैं किसी लीगल क्वेश्चन के ऊपर, बजाय सारे लोग अपील फाइल्स करें। और उससे जो है सिस्टम के अंदर क्रेडिबिलिटी भी आ जाएगी और उससे लोगों के मसाइल भी जल्दी हल हो जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ यही चंद मारूज़ात थी जो मैं अपनी इस रिसर्च और किताब के बारे में जो मैंने और ज़ैमा बुखारी ने मुकम्मल की उसके बारे में आपसे बातचीत कर रहा था। अब आप अपनी आगे मामलात को बढ़ा सकते हैं।